रिसेंटली अभी मैं पेनांग गया था। मलेशिया में बहुत छोटी सी सिटी है एक। ठीक है, मतलब ये कोई इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट, क्लेanलीनेस, मतलब इंडिया के किसी भी ना टॉप टायर वन सिटी को बीट कर दे। मतलब फुटपाथ इतने वेल मेंटेन्ड हैं, कहीं वाटर लॉगिंग, कहीं गड्ढे नहीं। ट्रैफिक रूल्स लोग इतने अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई हॉन्किंग नहीं। एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मैं पीएम चेक कर रहा था, कल 25 था। तो लाइक मुझे ये समझ नहीं आता यार कि मैं ना साउथ ईस्ट एशिया बहुत घूमा हूँ, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया भी हो गया, थाईलैंड, ये मलेशिया। यहाँ की हर सिटी में ना मुझे दिखता है कि सिविक सेंस है लोगों के अंदर, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ये हमारी सिटीज में क्यों नहीं है और कब आएगा? मैं गुड़गांव के अभी रिसेंटली वीडियोस देख रहा हूँ, जो मतलब इतने एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं और वहां पे वाटर लॉगिंग, इतने गड्ढे, कोई मेंटेनेंस नहीं है। क्या रीजन है, क्या है इस चीज का? इसको हम सिंगापुर ऑफ इंडिया बोलने लगे थे अभी पिछले साल तक। और वहां पे कौन बोल रहा क्या है? चल रहा कौन है अभी? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? अरे कुछ है, वो राइट विंगर्स जो होते हैं ना। कहाँ से भाई? बिल्डिंगों से बिल्डिंगों से कभी देश नहीं बनता। सिंपल सी बात है, देश बनता है लोगों से। बहुत पुरानी बात है ये। और देश बिगड़ता भी लोगों से ही है। और ये भी एक बहुत स्टैब्लिश फैक्ट है कि आबादी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। क्योंकि हमने देखा है चाइना में आबादी है, पर वहां पर हम्म। हालत ठीक है, मच डेवलपमेंट मच खूब मच है। मच बेटर देन इंडिया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है ले देकर वही सिविक सेंस पर, जिसको सिविक सेंस नहीं कॉमन सेंस बोलना चाहिए। कॉमन हम्म। सेंस कि मतलब ये आपकी बात है भाई। आप अगर खराब कर रहे हो तो आप ही सुधारोगे ना। कॉमन सी बात है, क्योंकि रोज आपको आपको ही उस रोड से गुजरना है। आपके एमएलए एमपी या प्रधानमंत्री को नहीं गुजरना है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वी रियली डोंट केयर अबाउट अदर्स इन जनरल इन आवर लाइफ एज वेल। तो हम्म। जब वो कोई भी बारिश आती है ना, हमारी सड़कें तालाब बन जाती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश आ गई। इट्स जस्ट कि वो जो सफाई होती है नालों की, वो कभी हुई ही नहीं। मैं बिल्कुल। कनाडा में रहा हूँ 15 साल के आसपास में। और तो भी मतलब वहां पे इतना कचरा नहीं जमा होता। तो भी हर दूसरे महीने जो बारिश का समय होता है, तकरीबन ऐसा कोई फिक्स समय नहीं होता है, बट 7-8 महीने बारिश होती रहती है, मतलब रुक रुक कर, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर आप रहते हो। हम्म। तो भी चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो हमेशा उनकी एक मशीन होती है, उससे वो उसको साफ करते रहते हैं। हर हम्म। जो क्या बोलते हैं, जो नाली वगैरह होती है ना, उसको बिल्कुल क्लीन रखते ड्रेनेज। हैं कि जरा सा भी बारिश हो तो कुछ उसमें ना चला जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ पर एक तो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो है ही इशू, कि भाई वो एक इंसान उतरेगा और उसी को साफ करेगा उतर कर, और वो भी होती नहीं है। और कचरा वचरा है ही इतना कि एक भी पॉलिथीन गई और वो ब्लॉक हो गई पूरी नाली। तो ये सबसे कॉमन सेंस इज द बिगेस्ट इशू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिस्कशन को स्टार्ट करना है तो इसी डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए कि कॉमन सेंस नहीं है। वी डोंट रियली केयर अबाउट अदर्स। हमारी तरफ से कोई भाड़ में जाए, हमें पहले निकलना है और बाकी हम्म। जने पीछे आते रहें। एक चीज और भी मुझे लगती है कि कॉमन सेंस तो ऑब्वियसली है ही, बट हम हमारी जो अथॉरिटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि चीज़ों को बनाती हैं, मुझे लगता है उनको आता नहीं है कि चीज़ों को बनाया कैसे जाता है। मतलब अभी भी हम्म। हमको नहीं पता कि हाउ टू बिल्ड अ सिटी। आप देखो कि जो अंग्रेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर गए हैं, आप कनॉट प्लेस जाओ, वो आज भी काम करता है। वहां पर आज भी जाम वैसा नहीं लगा। मैंने देखा कि कभी, मतलब कभी कोई मौके की बात हो, कोई त्योहार वगैरह है तो भाई जाम हो जाए। सोचो इतनी पहले उन्होंने बनाया और आज भी वो चीज फंक्शनल है और अच्छे से फंक्शन कर रही है, और उसमें वाटर लॉगिंग आपको कहीं नहीं दिखेगी। आप थोड़ा बहुत, खैर भाई ट्रैफिक ही इतना है तो, लेकिन फिर भी आप स्मूथली आप वहां से निकल सकते हो, दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जो हम चीजें बनाते हैं वो पता नहीं यार, मतलब ये हमारे लिए भी शेम की बात है कि ये चीजें बिल्कुल। अगर बाहर जाती होंगी कि भाई हमने एक सिटी बिल्ड करा, गुड़गांव बनाया हमने, और एयरपोर्ट के पास का सिटी है और इतने महंगे महंगे फ्लैट हैं, और वहां पर पानी भर जा रहा है। तो ये हम जब बनाते हैं चीजों को, हम क्यों नहीं जाकर उन चीजों को अच्छे से चेक करते कि यहाँ पर अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो फिर आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके लिए मुझे पता है लगता आपको है क्या होता है? कि
कि इसमें भी कई लोग जो जितने भी ऑफिशियल है ना, आपको पता ही होगा ये चीज, कि वो बाहर जाकर, विदेश जाकर पहले सिटी प्लानिंग सीख कर आते हैं कि भाई स्वीडन में क्या हो रहा है या दूसरी जगह पर क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है। उस बेसिस पर आकर यहाँ पर वो फैमिली हॉलिडे करके आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपने जो बात कही ना, देख कर आते हैं सबसे पहले, इसमें बजट होता है इन सब चीजों का। हाँ, हाँ, तो वो लेकिन वो अपना वो उनका घूमने का बाहर की आउटिंग हो जाती है ना, वो उसमें वो अरे करते वही हैं। वो वहाँ से सीख कर कितना आते हैं, अच्छा सीख कर भी चलो आ जाएँ, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं और यहाँ की चीज़ें अलग-अलग हैं। वहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है। आप सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ की सॉइल अलग है, यहाँ की सॉइल अलग है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो एज़ इट इज़ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर। गुड़गाँव के मामले में मुझे जो लगता है, जो मैंने स्टडी करा है, मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। और होता क्या था, जो बारिश होती थी, वो पानी जो तालाबों में चला जाता था और वो वाटर लॉगिंग नहीं होती थी। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि उन तालाबों को पाट दिया गया और वो ज़मीन बिल्डरों को बेच दी गई। अब वो पानी जाएगा कहाँ? गुड़गाँव के पास से कोई नदी तो बहती नहीं है। अब जैसे नोएडा है, नोएडा के पास से यमुना बहती है। तो यहाँ जो भी पानी है, वो ड्रेनेज से होता हुआ यमुना में चला जाता है। इतनी वाटर लॉगिंग यहाँ पर नहीं होती। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मतलब देखा जाए तो पता नहीं कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नोएडा थोड़ा बेटर डेवलप हुआ है। इसको हाँ, चीज़ें थोड़ी गुड़गाँव से प्लानिंग से बेटर है। की गई। गुड़गाँव से बेटर है, थोड़े प्लानिंग से की गई हैं। अभी भी लेकिन हाँ, कुछ-कुछ जगहों पे दिक्कत आ जाती है, कभी कोई अंडरपास में पानी भर गया, या लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी गुड़गाँव जैसी दिक्कत नहीं है, गाड़ियाँ ही तैर रही हैं। तो वो एक तो वो चीज़ है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा कि भई जो पानी है, जब पानी पड़ेगा, बारिश होगी, तो पानी जाएगा कहाँ? लेकिन हम ना हुँ, ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही लापरवाह लोग हैं। हम सोचते हैं यार आएगा, चला जाएगा कहीं न कहीं, इधर-उधर चला जाएगा पानी, हमें क्या करना है, चलो। मेडियोक्रिटी है। पता है ये हाँ। काम चलाओ जो एटीट्यूड है ना, ये इनग्रेन्ड है अपने इंडियन डीएनए में। हमें बस हर चीज़ हुँ, में ऐसा चाहिए कि थोड़ा बहुत चल जाए, बाद में कोई इश्यू भी आएगा हम टॉलरेट कर लेंगे। और इसके ऊपर एक है करप्शन का इश्यू। लाइक मैंने एक रिसेंटली किसी का देख रहा था, किसी ने आरटीआई फाइल की थी कि गुड़गाँव में जो ये वाटर लॉगिंग हो रही है, इसके अंदर क्या बजट एलोकेट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा इसको फिक्स करने के लिए, कुछ ड्रेनेज सिस्टम को फिक्स करने के लिए? बजट होता है एलोकेट, काम नहीं होता। और अगर हुँ, उस पे पता है शो भी कर रहा था कि इट इज़ स्पेंट, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, लेकिन कहाँ लगाया है? अपनी जेबों में। और ये हुँ, हर गवर्नमेंट के साथ इश्यू है। ये लोग ना ऐसे एक कम्पीट करने लग जाते हैं बिटवीन देयर फेवरेट पार्टीज़ कि हमारी बीजेपी कांग्रेस से बेटर है, हमारी कांग्रेस बीजेपी से बेटर है। कोई ये देख नहीं रहा कि हर स्टेट के सेम हालात हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के स्टेट में जाओ, कांग्रेस की स्टेट में जाओ, बीजेपी की स्टेट में जाओ, हर जगह वाटर लॉगिंग इश्यूज़ हैं, हर जगह पॉट होल्स हैं, हर जगह सिविक सेंस इश्यूज़ हैं। ये पार्टी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। और बाहर जाके भी ना जो मिनिस्टर्स जाते भी हैं, मिनिस्टर्स को छोड़ो, जो हम लोग भी ट्रैवल करते हैं ना, हम भी कुछ सीख के नहीं आते बाहर से। हुँ, मेजरली इश्यूज़ पता है, सिविक सेंस अगर अपनी इम्प्रूव हो जाए तो वो फिक्स हो सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे इंडियंस को देखता हूँ ना बाहर ट्रैवल करते हुए, वो कुछ देखते भी हैं ना बेनिफिट कि यहाँ पे लोग क्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। मेट्रो में लोग अगर सारे खड़े हैं तो क्वाइट हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हुँ, सब चीज़ें हम लर्न भी नहीं करते बाहर जाके। हम बल्कि उनको ही गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं ऐसे कितने यहाँ पे रील देखता हूँ जो कि एनालाइज़ बनाते हैं। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ीलैंड में हूँ और यहाँ कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। यहाँ पे रौनक क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों कोई हलचल नहीं हो रही? वो एक अच्छी चीज़ को भी ना एक ऐसा बैड थिंग डिनोट कर देते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं बाहर जाके भी, और हमारी पूरी एजुकेशन ही कॉपीड है। हमारे यहाँ पे कुछ इनोवेशन क्यों नहीं होती? मैं एक रिसेंटली रील देख रहा था, उसमें वो बंदा ये कह रहा था, हमारे इंडियन इंजीनियर्स से तो ये वाटर लॉगिंग इश्यू नहीं फिक्स हो रहा। मेरे ख्याल से हुँ। होगा भी नहीं। मेबी हमें चाइना, जापान इनके इंजीनियर्स को बुलाने की ज़रूरत है। उनको दिखाना पड़ेगा, देखो ये इश्यू है, फिक्स करो। क्योंकि पर हमसे तो नहीं हो पा रहा। टेक्नोलॉजी इज़ देयर। बहुत पहले टेक्नोलॉजी बन हुँ, गई थी कि सड़कों का जो सड़कों पर इस तरह के एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाए जाएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आई थिंक 10-15 साल से टेक्नोलॉजी है कि ऐसे एब्जॉर्बेंट मटेरियल हैं कि जो पानी को सोख लेते हैं और वो उसको चैनल कर देते हैं नीचे ग्राउंड। आप अगर आपका अंडरग्राउंड चैनलिंग सिस्टम अच्छा है, तो कहीं पर भी आपको पानी की भराई की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, भले ही आप ढलान में रह रहे हो। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आई थिंक बीच में एक बात आई थी,
बीच में एक बात आई थी कि टेंडर उठते हैं और उसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे पेंडोरास बॉक्स में जाएंगे कि विदेशों में भारतीय क्या करते हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ मैं वो खुद झेल चुका हूँ उसको बहुत सालों तक। बट उसमें क्या है कि टेंडर जब भरते हैं ना, तो उसमें सबको पता है कि उसमें कितना कौन सी कंपनी को टेंडर जाएगा, उसमें किसका कितना पैसा खिलाया जाएगा किसको, वो सबको पता है। हम सबको क्योंकि पहली बारिश होते ही अभी आपने सुना ही होगा, बहुत सारे जो पुल बने थे और जो बहुत सारी सड़कें बनी थी जिनको मोदी जी ने बोला था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं उसको, और वो पहली बारिश में ही वो सड़कें उधड़ गई। और इनफैक्ट हमारे शहर में ही जो बहुत बिल्कुल नई नई सड़कें बनी थी, वो उनमें गड्ढे हो गए हैं। अगर वो ऐसे गड्ढे हैं कि जिसमें वो लाइक ऐसा आपने 90 टर्न लिया और अगर आपको पता नहीं चला तो आपकी गाड़ी नीचे धंस जाएगी पूरी, मतलब यू विल जस्ट बी बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी गाड़ी उसके अंदर जाकर। इतने बड़े गड्ढे हैं वो। और वो सड़क कब बनी? सड़क बनी है मुश्किल से साल 1.5 साल पहले। तो आप इस बेसिस पर आप समझ लीजिए कि करप्शन तो है ही, पर उसमें और भी बहुत सारे धागे खुलते चले जाएंगे जैसे जैसे हम बात करेंगे। जो तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाली आप कह रहे हो ना बात, अभी ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना है, इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। गाड़ियां आ रही हैं और वो ऐसे जंप करके, मतलब इतना उसमें हाँ, कहें कि वो है, मतलब वेव वेव जैसी वो सड़क बना दी है हम्म कि वो गाड़ी मतलब लगता है कि वो स्पेस में ही जाने वाली है हाँ, उड़कर। तो स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस के लिए तैयार करें ना उसको। स्पेस के लिए तैयार करें कि दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे जब, तो वहां पे जो टेरेन है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, तो वहां पे कैसी गाड़ी चलाई जाएगी शायद। दैट्स व्हाट ही और वांटेड टू से। भोपाल में एक इन्होंने फ्लाईओवर बनाया, उसमें 90 डिग्री का टर्न डाल दिया। अबे हाँ वो मैंने देखा था, पता नहीं क्या ऐसे थी वो ना ऐसे, और मतलब उसको उस बड़े पे प्राउडली कुछ बोल रहे थे कि हमने ये फ्लाईओवर बनाया है। पर अगर मान लो उसमें कोई लाइट वाइट नहीं चली, खराब हो गई लाइट, गूगल तो हमारे यहाँ वैसे ही नहीं चलता, तो अंधेरे में अगर मान लो कोई गाड़ी जा रही है तेज रफ्तार से, तो वो तो सीधे जाएगी छप्पर फाड़ के नीचे, जो हाँ जनरली वही। जाती है गाड़ियां। हाँ। और ये और स्पीड वैसे भी ब्रेकर का नॉर्मली मुझे भी समझ नहीं आता, मतलब जैसे बाहर जो बनते हैं ना स्पीड ब्रेकर, वो एक सिविल इंजीनियर की गाइडेंस के से बनेंगे कि क्या गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस एलिवेशन होती है, कितना होगा? उसके हाँ उसके अकॉर्डिंग बनाए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा मैं ऐसे करना है, वो चाहे इतना हो, मतलब इतने ब्रेकर्स की लगती है ना कार में, लाइक बुरा हाल है। जब मैं कार जब ड्राइव करता हूँ ना, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं कि हमेशा मेरी गाड़ी में ना कुछ तो ठुकता ही है, लाइक हम्म कुछ ना कुछ डैमेज होता ही है। तो ये हम्म। क्या कंसल्ट नहीं करते सिविल इंजीनियर्स को कि बनाना कैसे है, या खुद ही अपने आइडिया से बना देते हैं? पर ऐसा नहीं है कि विदेशों में सड़कें खराब नहीं होती है। मतलब मैं कई लोग ये सोच सकते हैं इस पॉडकास्ट को देखकर, जो बाहर नहीं गए, वो सोच सकते हैं कि यार विदेशों में तो जबरदस्त सड़कें होती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे कनाडा की बात करूं अगर, तो 8 महीने 6 महीने तो अप्रोक्सीमेटली बर्फ रहती ही है, बर्फ बर्फ से ढकी रहती है हम्म रोड्स। तो वो बर्फ क्या होती है, डैमेज करती है, क्योंकि सॉल्ट वगैरह भी डालती है सिटी, ताकि वो बर्फ बर्फ पिघल जाए, तो वो उससे कोरोड हो के सड़कें खराब होती हैं। बट उनको हर साल बनाया जाता है समर आने से पहले, और फिर विंटर में वो खराब होती हैं। तो इट गोज बैक एंड फोर्थ कि हर साल सड़क बनेगी, हर साल सड़क पर हम्म पेंट होगा, और पॉट होल्स भी वगैरह जो होंगे होंगे, और जो गड्ढे वड्ढे बनेंगे, तो उसमें स्पेसिफिकली वो मार्क करते हैं रोड पर कि भाई ये यहाँ पर गड्ढा है, इसको बच के चलना। ये मैंने खुद देखा है बिल्कुल। कि गड्ढे होते हैं, बट उसको मार्क करते हैं और उसको एज सुन एज पॉसिबल वो ठीक कर देते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि पीपल डोंट केयर एंड पॉलिटिशियंस इवन डोंट केयर, तो हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए मुद्दा कुछ और है जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। गड्ढों के तो मतलब इतना बुरा हाल है, और स्पीड ब्रेकर का जैसे आप बता रहे थे, मतलब पता ही नहीं, कई बार तो पता ही नहीं चलता। आप दूर से गाड़ी चला के आ रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा स्पीड ब्रेकर है नहीं है, मतलब कहाँ है, आप पता ही नहीं चलेगा। अ, अभी मतलब लास्ट ईयर की बात है, मैं वहाँ गया था, जैसलमेर गया था। और गलती से मैंने, मतलब हुआ क्या कि गूगल मैप के थ्रू चलता चला गया, तो जो वो मेन हाईवे है जो जयपुर से होके जाता है, उसके बजाय मैं इधर बीकानेर वाली साइड से गया। और वो जो रोड थी, एक तो वहाँ पर गायें इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी हम्म गायें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब हर थोड़ी-थोड़ी दूर पे सड़क पर बैठी हुई है गायें। मतलब मैं गाड़ी एक तो वो, ऊपर से ब्रेकर का पता ही नहीं चल रहा, वो कहाँ आ जा रहा है, कब ब्रेकर आ जा रहा है। मैंने कहा मेरी गाड़ी यहाँ से ना पूरा सस्पेंशन का काम ही मेरे को कराना पड़ेगा लौट के आके। इतनी बार गाड़ी ठुकी है 100%। ब्रेकर में। गाय को भी पता है ना कि उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस है, तो दे डोंट केयर, उनका आप भाड़े जाओ, हम तो बैठेंगे रोड पे, जो अरे करना है स्ट्रीट करो। डॉग्स का इशू है, काउस का इशू है, और जो गड्ढों की बात कर रहे हैं ना हम, पता है शायद कितने 70,000 डेथ्स होती हैं एवरी ईयर अप्रॉक्स,
पॉट होल्स की वजह से सिर्फ, क्योंकि अब गड्ढा है उसके अंदर कंबाइन करो वाटर लॉगिंग को, आपको पता ही नहीं है आपकी गाड़ी किस गड्ढे में जा रही है, कोई बाइक चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, और ये सारी जो लाइव्स हमने लूज करी है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की फॉल्ट है इसके अंदर। मतलब हम कितना कंप्लेन कर रहे थे जब वो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, वेयर वी लॉस्ट 300 लाइव्स, वो बहुत डिसफॉर्चुनेट था। लेकिन अब ये तो देखो, ये जितनी जाने जा रही हैं, इनको हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं इस चीज पे, और इनको कैसे फिक्स किया जाएगा? हमें क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है कि जो अपेरेंट डेंजर होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है। पर जो फार फेस्ट डेंजर होता है ना, उसको हम पहले ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, हमें पता है सिगरेट पीने से लोग मरेंगे, बट हम देखते हैं कि वे प्रोटीन तो खराब है तुम्हारे लिए, वे प्रोटीन में तो पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। तो आपको ये नहीं, आप और वो सिगरेट फूंकते फूंकते इंसान बोल रहा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि गड्ढे में क्या है, गड्ढे में मरेंगे जिएंगे। हमें फर्क पड़ता है कि यहाँ पर कितने लोग कौन सी जाति के रह रहे हैं, कितने लोग कौन से धर्म के रह रहे हैं, यहाँ पर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर मस्जिद बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें ये फर्क पड़ता है ना। आप खुद देखो ना, वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज वी डोंट रियली केयर। और मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ सोसाइटी की, वी डोंट रियली केयर एंड वी डोंट डिजर्व लाइक अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि मान लो गवर्नमेंट ने कभी अभी अच्छा काम करा भी, मान लो अच्छी नई ट्रेन लाए भी गवर्नमेंट वाले, ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन लाए, बढ़िया बढ़िया, एक उसमें एक गलती से ट्रेन बन गई कि भाई इस पे वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई है, लोगों ने क्या किया आपको पता ही है, बाथरूम से वो उसके वो एलईडी निकाल के ले गए। एलईडी निकाल लिए, वो नल निकाल लिए, वो सब निकाल के ले गए और कांच फोड़ दिए कि भाई हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे पिताजी ने नहीं बनाई ये ट्रेन तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो डू वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? आई थिंक वी डू, बिकॉज वी डोंट रियली केयर व्हाट इज द रियल इशू फॉर अस। तो मेन मेनली मुद्दा पता वहीं है, पर आता है। मेनली पता है वही लगता है मुझे ना, अपनी ना कंट्री की मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स फिक्स। सागर भाई का मुझे लगता है एक और प्रॉब्लम हुई है, जो मेन पावर मेन कट। मुद्दा है, पावर कट। सॉरी, वो एक तो इंटरनेट कुछ लूज हो करना गया पड़ेगा। था। नहीं, मैं समझ हाँ सकता वही लगा हूँ, दूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू। नहीं, अभी तो खैर मैं बैंकॉक में हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया अच्छा, था। अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। मैं वही कह रहा बैंकॉक में था, पता मज़े कर कि लो। हाँ बस, मैं 6 महीने ही रहता हूँ वैसे, या मेरा थोड़ा काम भी है। बस देखा, मैं बोल रहा था ना, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आधा टाँग वहाँ पे फँसा के रखो जैसे मैंने फँसाई हुई है। अर्पित जी को भी मैं बोल रहा था कि आधा टाँग फँसा के रखो कहीं पे ताकि अरे भारत से मेरे को पता है, इस पे एक कमेंट आया। एक सेकंड, फिर लूज हो रहा है क्या? नहीं, मेरा नहीं। थोड़ा ब्लर तो नहीं आ रहा वीडियो, सही है ना? नहीं, नहीं, ठीक हाँ है। ठीक है। वो म- वो स्ट्रीम यार्ड सँभाल लेगा, थोड़ा बहुत इधर-उधर होगा तो। हाँ, थोड़ा मेरे को ना ऐसे एक मैसेज आया आज इंस्टा पे कि तुम खुद तो बाहर ही घूमते रहते हो और बाहर घूमते घूमते इंडिया को गालियां दे रहे हो। तो लोगों को ना एक तो ये भी हो जाता है कि जो बंदा बाहर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है या फिर रह रहा है, लेट्स से ध्रुव राठी को कितनी गालियां पड़ती है कि तू जर्मनी में बैठा बैठा इंडिया को गालियां दे रहा है। मेरे को ना इस पे ये समझ आता है पॉइंट यार, कि बेसिकली ना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी हेल्थ। अगर मैं मूव आउट होना भी चाहता हूँ ना, ड्यू टू सम इश्यूज लाइक एयर पोल्यूशन या फिर ये सब, यार ये लाइक मुझे एटलीस्ट रीजनेबल लगता है आज के टाइम पे। हम इतना टैक्स पे करते हैं इंडिया में, हमें अपनी हेल्थ तो कम से कम सॉर्ट रखनी चाहिए। अगर वही पैरामीटर्स फिक्स नहीं है अपने इंडिया में, तो लाइक व्हाई शुड वन नॉट लीव इंडिया? जितने एच बाहर जा रहे हैं ना अभी इंडिया में, वो बहुत रीजनेबल रीजन से जा रहे हैं। लाइक ड्यू टू हेल्थ पैरामीटर्स, उनकी एयर पोल्यूशन खराब है सिटीज में, या फिर वाटर साफ नहीं आता है, सड़कों पे गड्ढे हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। अगर ये भी नहीं आप दे सकते ना एच को, तो यार फिर वो जाएंगे बाहर। उनको पहले अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है, अपनी फैमिली की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस पे क्या ओपिनियन है आपका, कि जो इसमें बाहर जाते हैं उनको क्या गालियां पड़नी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो आप जो भी करोगे ना, जो भी करोगे, आप वो आपने एक कहानी सुनी है कि एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा एक गधे को लेकर जा रहे थे, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहानी है। तो पैदल-पैदल जा रहे थे दोनों, तो उन्होंने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधे को ऐसे-ऐसे चला रहे हैं और खुद पैदल जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा चल ठीक है, मैं खुद बैठ जाता हूँ, अपने बच्चे को नीचे पैदल चलाने लगा। तो लोगों ने कहा देखो कितना बेरहम इंसान है, अपने बच्चे को नीचे चला रहा है और खुद उस पे चल रहा है।
फिर उसने कहा ठीक है यार, मैं बच्चे को बिठा देता हूँ, खुद कर देता हूँ। कहते कि कितना बेवकूफ़ इंसान है कि खुद तो पैदल चल रहा है, बच्चे को बिठा रखा है। तो उसने कहा चल दोनों बैठ जाते हैं। तो उसने कहा, फिर लोगों ने बोला कि देखो कितने बेरहम लोग हैं, गधे को की बैंड बजा रखी है, दोनों चढ़ के बैठे हुए हैं। तो आप कुछ भी कर लो लाइफ में, चाहे दिस दैट और अदर वेज, आपको हमेशा लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो सिंपल सी बात है, मेरा तो फंडा है कि लोग एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग लीगली और अदरवाइज या मॉरली, तो यू आर ओके। और आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी बात पर बोलने से पहले। कि मतलब मैं अगर मैं कास्टिज्म की बात करता हूं तो मुझे एक सो कॉल्ड अपर जाति से या लोअर जाति से होना पड़ेगा, या मैं महिलाओं की बात करता हूं तो मुझे महिला होना पड़ेगा, या मुझे विदेशियों की बात करता हूं तो मुझे विदेशी होना पड़ेगा, भारतीयों की बात करता हूं तो मुझे भारत में रहना पड़ेगा। द लिस्ट गोज एंडलेस, कि मतलब इसमें तो कोई अंत ही नहीं है किसी चीज का। कि मतलब फिर एक पर्टिकुलर इंसान ही एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल सकता है फिर तो। कॉमन सेंस की सही बात बात है। है। सही बात। तो एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है और आज ही हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो जो देख रहे अच्छा, हैं वो देख लेंगे। इसी टॉपिक पर बढ़िया। है कि व्हाई पीपल आर मूविंग अवे एंड व्हाई लाइक, एंड अगर किसी के पास भी थोड़ा सा पैसा है तो उसको बाहर विदेश में मूव करने का पूरा पूरा अधिकार है, और उसको इस बारे में कोई गाली नहीं पड़नी चाहिए। और कोई आना चाहता है वापस, जैसे मेरे जैसे लोग आ गए वापस इतने साल रहने के बाद भी, तो उसको भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कैसे आ गए वापस। जिसको जो करना चाहिए, जो जिसको अपने फ्यूचर को जिस तरीके से देखना है उसको करने की आजादी होनी चाहिए। आई थिंक बहुत बेसिक मिनिमम चीज है ये। और और दूसरी रवि भाई, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग ये देशभक्त बनते हैं ना, ये कहते हैं कि जी हम तो अपने देश में हैं और ये तो बाहर बैठ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनको हम्म, अगर इनको मौका नहीं है, अगर इनको मौका मिले, ये सबसे पहले भागेंगे। भागेंगे अगर सही में। अगर वीजा बंटने लगे ना, यहाँ से आधा हाँ, इंडिया खाली हो जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। एब्सोल्युटली, लिटरली। एब्सोल्युटली। उनके पास मौका नहीं है ना, तो वो कह रहे हैं अब मौका तो है नहीं बाहर जाने का, तो यार देशभक्ति बन लो फिर, यहाँ बैठकर फिर क्या करें। जितने भी देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं या बॉलीवुड पीपल हैं, वो चाहे छुपा के या दबा के या बोलकर वो बाहर ही रह रहे हैं सर। अगर आपको पता नहीं ट्रू। है ना तो वो आपकी गलती है कि आपको पता नहीं है कि वो बाहर बैठे हुए, उन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। मतलब मुझे पता नहीं था कि विवेक ओबराय जैसा इंसान, क्योंकि न्यूज में नहीं आता ना, तो कि 1200-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है दुबई में, कि वो दुबई में रहता है बंदा। एंड सेम गोज फॉर एवरी बिग पर्सन जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है। इसमें गलत क्या मोस्टली है? सारे एक्टर्स पता है, इनके हाँ, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जो एस जयशंकर है, मैंने उसकी कोई न्यूज़ देख रहा था, उनका शायद बेटा भी बाहर ही पढ़ता है। मतलब वो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं बाहर जाके भी कि यार इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नाउ वी हैव बेटर फैसिलिटीज। तुम अपने बच्चे को बाहर क्यों पढ़ा रहे हो फिर? अरे मतलब अनुराग ठाकुर जो बोल रहे थे कि पहला स्पेस में जाने वाला जो यात्री कौन था, उसकी बात कर रहे थे, हनुमान जी थे। तो हाँ उस हाँ, बंदे का खुद का बेटा विदेश में पढ़ता है। और मतलब वही ना। और ये जो तो लोग ऐसे बोलते हैं ना, इनको जो क्रिटिसाइज करता है इंडिया को, जैसे ध्रुव राठी का एग्जांपल लेते हैं, मेरे हिसाब से ना ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। ठीक है, जो वो अवेयरनेस लेके आ रहा है ना इंडिया में, थोड़ी चीज़ों से मैं थोड़ा सा डिसलाइन करता हूँ उससे, लेकिन उसका जो बेसिक प्रेमाइस है ना, वो है इंडिया में एक क्रिटिक कल्चर को स्टार्ट करना। हमारे यहाँ पे ना गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। वो एटलीस्ट ये काम कर रहा है कि हम अपने माइंड में ये डालें कि हमें हर एक सवाल पूछना है एक हायर अथॉरिटी से, हमें चुप नहीं बैठना है। इन दिस डोमेन ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। क्या है ना, तो एक रवीश कुमार ने एक बात कही थी बहुत ही बेहतरीन, बहुत पहले, कि रवीश कुमार को लोग बोलते हैं कि आप सरकार की आलोचना ही क्यों करते हो। वो पहले भी सरकार की आलोचना हम्म, करते थे और अभी भी करते हैं कि आप सरकार की आलोचना ही क्यों करते हो, सरकार ने अच्छे काम करे उसके बारे में तो आप बोलते नहीं हो। तो रवीश कुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार की आलोचना करना ही मेरा काम है। पत्रकारिता उसी को कहते हैं कि सरकार ने कुछ गलत काम किया तो उसको कॉल आउट करना। सरकार की तारीफ करने के लिए सरकार के पास एक डिपार्टमेंट होता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो सरकार की सारी बातों को, उनकी पब्लिसिटी को, सबको दिखा सकता है बड़ा चौड़ा करके। वो मेरा काम नहीं है। तो ये बात होनी चाहिए कि भाई सरकार की तारीफ करना, बेसिकली मान लीजिए सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, उसी के लिए तो हमने चुना था सरकार को, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। पर अगर सरकार 10 काम बुरे कर रही है और 2 काम अच्छे कर रही है तो हमें 10 बुरे कामों को पहले बताना होगा, राइट? वही वही एक नॉर्मल जर्नलिस्ट का, एक नॉर्मल इंसान का काम है कि
हमें बुराई बातों को बताना पड़ेगा कि सरकार ये कर रही है, वरना तो सरकार सुमड़ी में निकलकर कुछ भी कानून पास कर देगी। जितने सारे कानून पास हो रहे हैं ना, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से कानून पास हो गए, कौन सा प्राइवेसी एक्ट लागू हो गया इनकम टैक्स वाला, जिसने सरकार आपके व्हाट्सएप, ईमेल, आपकी सब चीजों को सस्पिशन के आधार पर खंगाल सकती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर प्राइवेट मैटर है। तो ये दोनों चीजें इतना कॉन्ट्राडिक्शन है ना हमारे देश में कि यार मतलब कि आपको लगता है कि अगर सरकार की कमियों को सबसे पहले उजागर नहीं किया गया तो हमारे लिए ही ये खतरनाक है। तो वही करना काम होगा आई थिंक हर किसी इंसान का। और मेरे को इसमें ना ऐसे लोगों को ना काफी बोलो अर्पित। लोगों को पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी वर्क कैसे करती है। लोग अभी भी उस हैंगओवर में जी रहे हैं कि कोई हमने एक राजा बिठा दिया है, अब वो राजा जो करेगा वो करेगा और हमें उसकी राइट। पूरी भक्ति करनी है। और एक अवतार की तरह ही लोग देखते हैं, जैसे पहले के राजा होते थे ना, पहले के राजा अपना वंश बताते कि भाई हम तो चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं या फलावंशी है, ढिकावंशी। वो इसका बताने का पर्पज ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि हमारी जो परंपरा है वो तो देवताओं से आ रही है, देवताओं से आ रही है। दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हमारे ऊपर, क्योंकि भाई देवताओं हम्म की परंपरा है और हम तो देवताओं के वंशज हैं, तो हमारा तो अधिकार है राज करना। और आपका जो आपको प्रजा ही रहना है और हमें राजा ही रहना है। तो ये एक तरीका था उनका राज करने का। लेकिन ये अभी भी हमारा माइंडसेट गया नहीं है। हम जिसको भी चुनते हैं, हम ऐसे चुनते हैं कि हमने जैसे कोई राजा चुन लिया है, और वो राजा अपनी मर्जी से जो कुछ करेगा बढ़िया ही करेगा। हर उसका स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होगा, ये हम मान के चलते हैं। तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हम एक डेमोक्रेसी के अंदर हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। आप वोट देने के बाद चादर ओढ़कर सो नहीं सकते हो। आपको लगातार नज़र रखनी है कि क्या डिसीजन ले रही है सरकार आपके भले के लिए, क्या पॉलिसीज बना रही है, उन पॉलिसीज में क्या फ्लॉज हैं, उनको जो है उनको कैसे कॉल आउट करना है। ये सब चीजें ये लगातार इसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है। भक्ति से काम नहीं चलता है। और सरकार को ही क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, भाई वही तो है जिसको कि आपने अपॉइंट करा है देश चलाने के लिए। अब अगर उससे सवाल नहीं करेंगे तो फिर किससे सवाल करें फिर? तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ये अभी भी वही। अब सोचो कि फिर वो जो मोदी जी हैं वो भी कह देते हैं कि जी मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं पब्लिक कैसी है। अरे ये ना वही पॉइंट है, ये अनभक्ति कल्चर है ना अपने इंडिया में। एक तो जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो रिलीजन को लेके आएगा, उस मिनिस्टर के लोग अनभक्त बन जाते हैं। वो उसको ना एज अ देवता देखने लग जाते हैं कि ये तो हमारे हित में ही करेगा जो करेगा, और क्रिटिसाइज फिर उसमें आता ही नहीं है। आपको मतलब जैसे कांग्रेस ने काफी रूल किया है ना अपने इंडिया को, मुझे याद नहीं है कि लोग कांग्रेस पार्टी के कुछ अनभक्त थे कभी। ये बीजेपी के क्यों बन रहे हैं? क्योंकि रिलीजियस एंगल को लेके आ रहे हैं। लोगों को कि सिर्फ एक चीज से ही फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊँ ना, ये जो चीज़ है ना, ये स्टेप बाय स्टेप की जाती है। मैं बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ कि इंदिरा गांधी के समय पर भी ऐसा होता था। इंदिरा गांधी भी एक इसी तरह से काम करती थी। मतलब ऐसा नहीं है लोग समझ लें कि भाई एक पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो। इंदिरा गांधी के समय में जब चुनाव में फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया, जब ऐसा लगा कि हारने लग गई, तो शी एक्चुअली मतलब उन्होंने इंस्टेंटली बोल दिया था कि अब सब बंद करो, ऐसी की तैसी, इमरजेंसी लगाती हूँ मैं। ठीक है? हम्म। तो हर इंसान अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, ये ह्यूमन नेचर है। और किसी इंसान को किस तरह से उलझाना है और उसको कैसे अपना भक्त बनाना है, ये नेता साइकोलॉजिकल ट्रिक को बहुत आसानी से समझते हैं कि कैसे उनको एक नैरेटिव दे दिया जाए, कि एक नैरेटिव जिसके बारे में वो बहुत इमोशनल है, और एक कॉमन एनिमी, कि भाई एक कॉमन एनिमी, कि ये तुम्हारे एनिमी हैं और ये नैरेटिव है हमारा। मतलब हम हमारा अगर हमें सत्ता में आ गए 2014 में, जब अगर आप मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो आपको हिंदुत्व की या राम मंदिर की या किसी की झलक भी नहीं दिखेगी। आपको झलक दिखेगी विकास की। विकास 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 की बात उन्होंने करी थी, और उस और बेसिस एक पर ही वो गुजरात सत्ता मॉडल। में आए थे। क्योंकि उससे पहले जो सरकार थी वो इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार करके, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए थे नए, तो लोगों ने सोचा यार हम्म। ये बंदा तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहा है, काला धन रोकने की बात कर रहा है, तो इसको लेकर आओ। आने के मैंने बाद खुद उन्होंने क्या उसको किया? इसीलिए वोट किया था, डेवलपमेंट राइट। के उस पे। डेवलपमेंट के नाम पर हम मतलब मुझे लगता है हम सब ने उनको इसी नाम पर वोट किया था। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने खुद वोट किया था 2014 में नरेंद्र मोदी साहब को, कि मुझे लगा यार ये बंदा करेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया काम हम्म। करेगा। पर आने के बाद क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने सोचा कि एक करण थापर का इंटरव्यू है, अगर आप लोगों ने देखा ही होगा, कि हाँ जिसमें वो बोलते देखा। हैं कि आई वांट टू रेस्ट, मुझे पानी चाहिए।
तो उसमें उन्होंने सबसे पहले देखा कि अगर मैंने जर्नलिज्म को अपने घुटनों पर नहीं बिठाया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। कैपेबल नहीं हूँ मैं इस लायक, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, मैं दूसरे कुछ नहीं कर सकता, बोलना नहीं आता मुझे। तो जर्नलिज्म को मुझे सबसे पहले नकेल कसनी होगी। तो उन्होंने सबको बना दिया गोदी मीडिया का टर्म वहीं से आया। फिर उन्होंने कहा कि लोग किसके लिए पागल हैं? लोग रिलीजन के लिए पागल हैं। हिंदू मुसलमान में इनको लड़ा दो, ये सारा डेवलपमेंट भूल जाएंगे। डेवलपमेंट गया तेल लेने, ठीक है। अब उन्होंने कहा कॉमन एनिमी कौन है? कॉमन एनिमी है एक तरह के लोग जो कि हम सबके दुश्मन है, इनको हटाओ इस देश से, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो भी जानता है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि ये कैसी ट्रिक्स खेली जाती हैं, और यही ट्रिक नेता से लेकर बाबा से लेकर जो भी पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो सब इन ट्रिक्स को लागू करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब तो चक्कर एक्नॉलेज में करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लोग ना यहाँ एक्नॉलेज करते नहीं हैं अपने इश्यूज़ को। फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है यही होगा, यहीं से स्टार्ट होगी जो भी हम इम्प्रूवमेंट होप कर रहे हैं ना, कि हम जैसे लोग सिविलियंस कंप्लेन करना स्टार्ट करें। और मैं ना बाहर जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, लाइक मैं किसी अमेरिकन से मिलता हूँ, किसी फ्रेंच से मिलता हूँ, किसी जर्मन से मिलता हूँ, एक नॉर्वेजियन से मैं मिला था। लाइक देयर कंट्रीज हैव ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टिल वो क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज़ पे। कोई ये नहीं बोलता माई नॉर्वे इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका ये मतलब टैगलाइन इसको, हमारे यहाँ क्यों है? ये इसका उल्टा है कि just because they criticize their government, that's why they have better government. बिल्कुल। ठीक है, अमेरिका में आप ट्रम्प को सड़क पर खड़े होकर गाली दे सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप किसी भी चीज पर अपना ओपिनियन दे सकते हो, आप गालियां दे सकते हो, आप मतलब ऑफ कोर्स वो आउट ऑफ हैंड चली गई है कुछ हद तक, बट द थिंग इज कि वो डेमोक्रेसी का एपिटोम है कि भाई वहां पर आप सरकार को छूट गाली दे सकते हो, और आपको ऐसा नहीं होगा कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपको ट्रायल भी नहीं होगा आपका 5 साल तक, जैसा हो रहा है उमर खालिद के साथ है। तो ऐसी है डेमोक्रेसी। तो अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है वो आप खुद समझ लीजिए। मैं ज्यादा क्या बोलूं, उस अरे कंपैरिजन में यहाँ तो हम कोई किस जोक लेवल पर मारता हैं। है, मतलब कोई हाँ, जोक मार रहा है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो आप वही ना। गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करोगे फिर? यही प्रॉब्लम है ना। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने और वो एक ब्रेन वॉशिंग टेक्निक चला रखी है। वो चाहते ही नहीं कि लोग क्रिटिसाइज करें भी। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वो करना ही नहीं चाहते किसी बात पे भी क्रिटिसाइज। दे थिंक लाइक आवर कंट्री इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं एनआरआईज पे भी आता हूँ। जो एनआरआईज इंडिया की तारीफ करते हैं ना, वो कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं जो कि मेरे हिसाब से लाइक डबल एज स्वॉर्ड्स हैं। एक एग्जांपल लोग हमेशा ये देते हैं कि हमारे यहाँ पे ना चीप लेबर होती है। ये एडवांटेज देते हैं वो, है ना, कि हमारे यहाँ पे 2000 में मेड मिल जाती है, हम सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो जेप्टो ब्लिंकिट ड्राइवर्स 5 मिनट में डिलीवरी करते हैं। ये सारी चीजें ना एक मॉडल पे चल रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। करेक्ट। इसकी कोई बात ही नहीं करता। अगर यहाँ पे गरीबी नहीं होगी ना तो ये सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी इंडिया में। बाहर तभी नहीं है इतनी फास्ट सर्विसेज, वो रिस्पेक्ट करते हैं हर एक पर्सन जो एक जॉब कर रहा है उसकी। एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता वहां पे। यहाँ 5-5 हजार में लोग सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं फुल टाइम के लिए। उसको मैं उसका एडवांटेज नहीं बोल सकता। उसका कारण है ना कि आप नहीं करोगे। आप गरीब इंसान हो, मान लो आप नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मेरे को नहीं करना 5,000, मुझे 10,000 से कम पे नहीं करूंगा। तो ऐसे कोई लॉज ही नहीं है, लेबर लॉज ही नहीं है जो वही। एक एक मिनिमम वेज को जस्टिफाई करें कि यार एक इंसान को अपने परिवार को चलाने के लिए कम से कम इतना अमाउंट चाहिए। 5,000 में वो क्या करेगा? 5,000 में तो 5 दिन भी नहीं चला पाएगा। तो मेन वो चीज है ना कि ऐसा कोई लेबर लॉ नहीं है, और आप नहीं करोगे तो 10 लोग तैयार हैं। आपने वो देखा ही होगा कि विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड की उसके लिए लाइनें लग गई थी, वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी कि साहब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अच्छा, ये बनने के सुना नहीं लिए मैंने। विशाल मेगा मार्ट करके एक दुकान है। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पर वहाँ वो ऐसे न्यूज़ चला दी जाती है जस्ट एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लाइन लग गई थी। तो ऐसी लाइनें हर जगह लगती हैं, हर जगह पर। बट मेन मुद्दा यही है कि एक्सप्लॉइट करना हमारा बेसिक अधिकार समझते हैं हम, और हम समझते हैं कि ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जबकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आपने देखा होगा कि अलग अलग एलिवेटर है, अलग लिफ्ट है मेड्स के लिए, और नॉर्मल लोगों के लिए अलग लिफ्ट है कि इससे नहीं जाने का, उससे जाने का। घर के बर्तन नहीं छूने का, तुम्हारे लिए अलग बर्तन है।
तुम जबकि खाना बना रहे हो, आप उनको चाय वाय बना रहे हो, पर मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा रिडिकुलस चीज कुछ हो नहीं सकती मेन हमारे यहाँ पर। ये ना हायरार्की कल्चर भी है, वही पुअर और रिच में जो डिवाइड है ये बढ़ता ही जा रहा है, और इसी को हम एज अ बेनिफिट देखने लगते हैं फिर। तो ये इसका ना सॉल्यूशन, जैसे हम कॉमन सेंस की बात कर रहे थे ना, एक हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है, और हमारे यहाँ क्राइसिस चल रही है इंडिया में। कोई क्रिटिकली थिंक करता ही नहीं है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट को। तभी तो अंधभक्ति इतनी ज्यादा है, तभी हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए? मुझे लगता है कि लोगों को ना, जैसे हम जो कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं, वो करना इस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को तभी लोग यूज़्ड टू होंगे कि क्रिटिसिज़्म भी एक चीज़ है और वो बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है वो। कबीरदास जी कह के गए हैं, निंदक नीरे राखिए, इतने सालों पहले। हम उस चीज़ को अभी तक नहीं सीख पा रहे हैं। अरे क्रिटिसिज़्म अगर नहीं होगा तो आपको खामियाँ कैसे पता चलेंगी किसी चीज़ की? और वो चीज़ भले आपके दिल के कितनी करीब हो, समस्या तो तभी है ना कि आप हर चीज़ को आप अपने दिल के करीब ले आते हो। चाहे वो धर्म हो गया, चाहे कोई नेता हो गया, चाहे कोई पार्टी हो गई। हर चीज़ जब आपके इमोशन से बंध जाएगी तो फिर क्रिटिसिज़्म का स्कोप ही नहीं बचता। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी यहाँ पर लोगों को कि भई ऐसे नहीं करना है। हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसको क्रिटिसिज़्म उसका किया जा सकता है और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप लॉजिकली सोचना सीखो। ये चीज़ें जब तक जैसे हम लोग कर रहे हैं ना जो बातें, मुझे लगता है कि ये पहला दौर है इस देश में जबकि इतने बड़े स्केल पर ये बातें हो पा रही हैं, इंटरनेट की बदौलत। ट्रू। अगर कल को कोई गवर्नमेंट इस पर सेंसरशिप ना लगा दे तो। ये इसका भी डर है अभी अभी ये क्या कहते हैं आईटी एक्ट जो लाने वाले थे अभी फिलहाल तो वापस ले लिया इन्होंने। बट ये कभी भी ऐसा कर सकते हैं बदमाशी, कि ये क्योंकि एक यही चीज़ है जो कि इनकी पकड़ से बची हुई है अभी। यहाँ पर बिल्कुल। एक फ्री थॉट के बारे में बात हो पा रही है और लोग खुलकर अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और वो चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। तो ये भी इसको भी बंद करने की कोशिश होगी। तो लोगों को मैं कहता हूँ भैया ये जो चीज़ है ना इसको बचा लो। अगर वाक़ई में आपको इस देश से प्यार है, इस देश के लोगों से प्यार है, तो इस चीज़ को बचा लो। अगर ये चीज़ भी चली गई ना आपके हाथ से, तो इस देश का जो भविष्य है ना, वो अंधकार में ही है। और हिस्ट्री आप उठा के देख लो, हिस्ट्री से लेकर आज तक जो भी इस देश के अंदर जो कुछ बुरा हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं जो वजह आप निकल कर आएगी ना, वो मूलभूत वो वजह यही है कि अंधभक्ति। हम क्रिटिकली हमने सोचना ही नहीं सीखा, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं और आज भी इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता। कोई भी बंदा जो कि थोड़ा-सा भी मेनस्ट्रीम हो जाता है, उसके सुर बदलने लगते हैं। क्योंकि वो कहता है कि यार मैं अगर कुछ ऐसा बोलूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएँगे, तो फिर वो ऐसा बोलने से बचता है। तो ये कमी आपकी है, आपकी वजह से लोग सच नहीं बोलते खुलकर और वो अल्टीमेटली फिर जाकर आपको ही हार्म करता है। और तो अर्पित, कुछ मैं लोग आपको अगर एक ऐसे वीडियो हैं। और आप ये मैं भी आपको देखो एक ना, वीडियो आप सुनना भी नहीं, सुनना चाहते हैं क्या लोग क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीजों को? आप मेन क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि क्या सुनना चाहते हैं। कल ही मैं आपका एक पोस्ट देख रहा था अर्पित भाई का, कि हाँ, जिसमें मैं एक वही कह रहा और हमारे साथ भी होता है ये कि जैसे किसी वीडियो में ना थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल चीज पर, उसका मोनेटाइजेशन हो जाता है खत्म। तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, अर्पित भाई के साथ भी हुआ है, और आपके साथ भी होगा जैसे जैसे चीजें जाएंगी ना। तो क्या होता है कि आपके पास चिल्लड़ आती है यूट्यूब से, ठीक है, आपके पास कोई हम्म, स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो। लास्ट बिल्कुल। मोमेंट पे स्पॉन्सर हाथ खींच लेते हैं कि यार ये तो गड़बड़ है, मैं तो जाऊंगा किसी क्रिंज क्रिएटर के पास, सेफ क्रिएटर के पास जो ऐसी बकवास बातें कर रहा है, और क्योंकि उसी को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा कल को, उसी को बिग बॉस में बिग बॉस अलग ही कचरा है, पर खैर उसको ही बिग बॉस में लेके जाएगा, उसको ही सब एड वगैरह मिलेंगे। जो एक वो जोक अ- जोक बनाया था जिसने उसको, आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक अरे दिस गवर्नमेंट काइंड ऑफ। गवर्नमेंट खुद आके अवार्ड देती है। हाँ, ये क्या नाम था उसका, मैं जिसने बिग बॉस जीता था, जो सांप का एल्विश जहर यादव। पार, अच्छा एल्विश एल्विश यादव, एल्विश एल्विश एल्विश। यादव। हाँ, तो अब देखो ना, उस तरह के इंसान को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और जो क्रिएटर्स जिनको करना चाहिए उनको आप गालियां दे रहे हो, उनकी आप बैंड बजा रहे हो, उनको आप डिमोनेटाइज कर रहे हो। तो सुनना नहीं चाहते हम लोग, मुझे लगता है पहली चीज तो ग्रास रूट लेवल पर ही ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फिलहाल मेन स्ट्रीम आने ये में। वैसे ये यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि ऐसे टॉपिक्स को वो डिमोनेटाइज करता है, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट का कुछ मैं बताता हैंड हूँ है? क्यों। क्योंकि आपको देखो, यूट्यूब भी एक धंधा है, बिजनेस है, उसको भी पैसा कमाना है, ठीक है। तो
वो चाहेगा कि सेफ जो वीडियोस है ना उन पर क्योंकि एडवर्टाइजर पैसा दे रहा है ना, यूट्यूब का पैसा नहीं लग ट्रू, रहा है, तो बिल्कुल। एडवर्टाइजर उस वीडियो पर पैसा देना चाहेंगे जो सेफ हो। अगर उसमें हल्की सी भी क्रिटिकल चीज की बात की गई, आप कोई आलोचना की गई या कुछ भी ऐसी बात की गई किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में, तो उस पर एडवर्टाइजर पैसा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो वीडियो कभी भी उड़ सकती है, तो वो चैनल कभी भी उड़ सकता है बाय द वे। तो यूट्यूब चाहेगा कि भाई सेफ सेफ गेम खेलो और सेफ सेफ लोगों को प्रमोट करो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इट ऑल एक चीज पैसे एक की चीज और बात भी है। मुझे लगती है कि ये ना जो इस तरह की आती है, क्योंकि जैसे अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का अगर या जो एड रेवेन्यू जो रोक दिया जाता है, वो अगर होना होता है, कुछ ऐसा कंटेंट है वीडियो के अंदर, तो वो शुरू तुरंत ही में हो 24 जाता है। घंटे के अंदर उसमें शुरू में आ जाता है। लेकिन जो बाद में आता है, हफ्ते बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, मेरी तो वीडियो पे कई पे तो महीनों के बाद आया है, तो वो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह होती है मास रिपोर्टिंग। मास ये जो रिपोर्टिंग। भक्तों की टोली है, ये हाँ, मास रिपोर्ट करती है, एंड देन यूट्यूब के कान खड़े होते हैं, यार इसमें ऐसा क्या है, इसको लोग इतना रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम्म। तब वो जाकर उस पर फिर वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। हम्म। और पर यही है ना मेनली, लोगों को बस ब्रेन वॉश करके अपना अनभक्त बनाना, वही लोग फिर आके मास रिपोर्ट करते हैं। जैसे हमने एक प्रेमानंद के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उस पे बहुत लोग आ गए थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने गुरु जी को कैसी बातें कर रहे हो। अब जैसे हम मोदी जी की यहाँ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, यहाँ पे उनके अनभक्त आ जाएंगे। मतलब हम्म। वो शायद उनके आईटी सेल का पार्ट भी नहीं है, पर ये लोग खुद ही आईटी सेल बन गए हैं। लाइक इनको अंदर से इतना बुरा लगता है ना कि इनके किसी लीडर को, इनके किसी स्टार को हमने क्रिटिसाइज कर दिया। और ये स्टारडम कल्चर का पार्ट है इंडिया के, जो सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है। सबसे पहले तो ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि लोग खुद सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को। लास्ट में हम नहीं, बात लोग कर रहे कहते थे हैं ना, ना लास्ट कि के पॉडकास्ट में बात कर रहे थे ना कि जैसे लाइक मतलब एक किसी अर्पित भाई ने बोला था शायद कि लाइक एक बार किसी ने जो टोली ने कर दिया, फिर लोगों को लगता है कि ज्यादा मेजोरिटी मेजोरिटी किस तरफ है, लोग उसी तरफ भागते हैं, राइट? मेजोरिटी किस तरफ है, हम्म। मेजोरिटी की तरफ भागते हैं। और वो कि अगर किसी किसी वोट पर 2% का वो है कि किसी किसी ऑप्शन पर सिर्फ 2% लोगों ने वोट किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं अपना वोट चेंज करके ना मेजोरिटी की तरफ करोगे कि हाँ हाँ ये वाला चाहिए मुझको। तो उस तरफ लोग घूम जाते हैं कि जहां पर मेजोरिटी है, क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। मुद्दे की बात हुई है। एक सोचना नहीं चाहते ना भीड़ से अगेंस्ट जाके कुछ, लाइक वही क्योंकि भीड़ में सेफ रहना प्ले सेफ करते है हैं। ना, भीड़ में रहना हाँ, सेफ है, अलग रहेगा कोई इंसान तो वो मरेगा, राइट? तो एवोल्यूशनरी सोच है हमारी कि भीड़ के साथ चलो, सेफ रहो, जिंदा रहो, वरना मर जाओगे। इसमें रोल यही है अपने इंडिया का ना, जो ग्रुपिस्ट कल्चर है ना, हमने कभी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं किया, कभी एम्फेसाइज नहीं किया इस चीज़ पे। तो हम सिर्फ जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल के बड़ा खुश रहते हैं कि हाँ, अगर हर कोई इंडिया की तारीफ कर रहा है ना तो हम भी करेंगे। और ये पता है, सोशल सर्कल्स में आप एक्सेप्ट हो जाते हो। लाइक अगर मैं अपने सोशल सर्कल्स में, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहां पे इंडिया को गालियां दे रहा हूँ ना अगर, तो दे वोंट एक्सेप्ट मी। हम्म। उनकी अंदर से किलसने लग जाती है कि ये तो बड़ी नेगेटिव बातें करता है। हर जगह ना हमें ये ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी बातें करना अच्छा लगता है कि हाँ, इंडिया की तारीफ करो, हमारी ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, हमारे यहाँ तो इतना अच्छा होता है, हमारे यहाँ फूड अच्छा है, हमारे यहाँ कल्चर इतना डाइवर्स है। लेकिन कोई बात करना ही नहीं चाहता। और आपने बात करी ना अभी कि क्रिटिसिज्म पे। एनआरआई लोगों की, तो एनआरआई लोगों की मैं बात बताता हूँ, ऐसा कोई वो दूध के धुले नहीं है। एनआरआई लोग वही हैं जो यहाँ पर थे एक तरह की आइडियोलॉजी वाले, और वो विदेश चले गए। तो जितने भी मेरे सर्कल में लोग थे उसमें से कुछ लोग अच्छे थे, बाकी लोग ऐसे ही थे एग्जैक्टली जैसे लोग बात करते हैं भारत में, वैसे ही विदेश में 20-20 25-25 साल रहने के बाद लोग वैसी ही बातें करते हैं एग्जैक्ट, बिकॉज दे आर वॉचिंग द सेम काइंड ऑफ मीडिया, दे आर वॉचिंग द सेम टाइप ऑफ हम्म। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। तो वो सेम तरह की बातें करेंगे कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, इसने किया है तो कुछ करके ही किया होगा, ये खराब है वो खराब है, वो इसी तरह की बातें करेंगे। दे आर द सेम पीपल। और बाहर जाके ना बेसिकली उनको वो हो जाता है कि वो मिस करने लग जाते हैं फिर इंडियन चीज़ों को। उसके अंदर फिर ये नेशनलिज्म आ जाता है उनके अंदर, एक पेट्रियोटिज्म और अराइज हो जाता है आ कि जाओ ना यहाँ पे तो वापस। आएंगे वापस आ नहीं जाओ, वापस इतना बिल्कुल। मिस कर रहे हो तो। और पता है वापस ना होने के क्या रीजंस होते हैं? यहाँ बच्चों की एजुकेशन अच्छी है, बाहर जैसे फॉरेन में, यहाँ अपनी जॉब अच्छी है, सेव हो पा रहा है। अरे यही सब तो मेन चीजें होती हैं। सही एक बात तो है। एनआरआई था जो बात कर रहा था कि मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि वहाँ सेफ है। वो ऑस्ट्रेलिया का था शायद, कि वहाँ सेफ्टी बहुत है, मेरे बीवी बच्चे यहाँ बड़े सेफ रह रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं ना। यही चीजें तो हम यहाँ इंडिया में मिस करते हैं। फिर वहां बैठे बैठे तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो।
अभी किसी का आपने सुना होगा ना, जापान में गए थे मोदी जी, तो एक लेडी का इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था जिसने बोला था कि मोदी जी की वजह से हम जापान में सेफ फील कर रहे हैं, वरना जापान इज वेरी अनसेफ। हाँ। मैंने कहा था है ये कब हो गया? जापान तो सबसे सेफेस्ट कंट्री है लोगों के लिए। अरे कमाल है एनआरआईज के यार। तो इतने ऐसे वीडियोस देख देख ना मुझे ऐसे हंसी आती है कभी कभी तो, कि क्या बोल रहे हो यार, तुम हर चीज तुम बाहर कर रहे हो, तुम्हारी जॉब बाहर है, तुम सेफ्टी के लिए बाहर रह रहे हो, तुम्हें पोल्यूशन कम मिल रहा है इसलिए बाहर रह रहे हो, फिर हर चीज में वही कि हाँ इंडिया में तो ये होता है, इंडिया में तो ये होता है। और ये ना बाहर जो गोरे होते हैं उनसे भी भिड़ जाते हैं हम्म। कि हमारा देश तो बहुत सुप्रीम है, तुम्हें पता नहीं है हमारी कंट्री में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तुमने यहाँ पे कार्ड निकालना पड़ता है ना, हमारे यहाँ यूपीआई होता है, हमें तो वहां पे 2,000 रुपये मेड मिल जाती है, हम तो सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं अपने पर्सनल वाले। ये दो मतलब ही ये जो चीजें हैं, एनआरआईज बेनिफिट बताते हैं ना। ये दो ही चीजें, यूपीआई और चीप लेबर। तीसरी हाँ चीज ये दो है नहीं मेनली, ये होती दो है दिखते हैं मुझे। बस। एक हेल्थ केयर का भी आता है कि जैसे यूएस यूके वगैरह में हेल्थ केयर की काफी वेटिंग होती है हॉस्पिटल वगैरह में। बेटर है। बेटर है वहां पे, तो ये ट्रू है क्योंकि ना, लेकिन जैसे कनाडा में काफी आता है ना कि वहां पे 2-2 महीने फ्री। की वेटिंग होती है। पर देखो उसमें बेसिक वाली बात है कि अगर इमरजेंसी है तो आपको पहले लेके जाएंगे, वो आपको मरने नहीं देंगे। इमरजेंसी है ना, तो आपको हम्म। वेटिंग वेटिंग छोड़ छाड़ कर आपको इमरजेंसी में पहले दाखिल करेंगे। और अगर आपको बेसिक जुकाम वुकाम है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। कुछ कुछ सर्जरीज हैं जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो नॉन एसेंशियल सर्जरीज, उसके लिए लोग सालों वेट करते हैं, ट्रू। बट अगर आपके पास पैसा है तो आप करा लो किसी और देश में जाकर, राइट। हम्म। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये है, क्योंकि पर पब्लिकली फंडेड है ना, वो सरकार दे रही है पैसा सारे लोगों की स्वास्थ्य का, शिक्षा का। कितनी बड़ी बात है, आप सोचो कि आपके थोड़ा सा पैसा लेकर, टैक्स का अमाउंट लेकर, आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हेल्थ केयर। पब्लिक पब्लिक सर्विसेज, और पता नहीं क्या क्या, आपको जीएसटी रिटर्न देती है। जीएसटी रिटर्न आता था, मैं आपको बताऊं, जीएसटी जितना देते थे ना, 5% जीएसटी होता है, स्टैंडर्ड है वो, उसका रिटर्न आता था हर हर 3 महीने में। बच्चों के लिए, हर 18 साल से कम के बच्चे के लिए आपको हर महीने पैसा दिया जाता था। कनाडा की बात कर रहा हूं यहाँ पर स्पेसिफिकली। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं टैक्स देने के बाद। नौकरी चली जाए तो आपको ईआई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब कि आपकी 55% सैलरी आपको मिल जाएगी जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती। तो ये दीज आर द फ्यू बेसिक चीजें। पानी आप नल से खोल के डायरेक्ट पी सकते हो, शुद्ध हवा है। तो पता वैसे नहीं हम क्या वापस कुछ आ डिस गए, वैसे बट क्या डिसएडवांटेज लगे आपको कनाडा रहने के लिए? आप 15 साल रहे हो ना वहां पे शायद। हाँ मतलब काफी साल रहा हूँ, 12 14 15 साल रहा हूँ, हाँ। कुछ तो प्रॉब्लम्स नोटिस करी होंगी वैसे वहां पे। प्रॉब्लम बस यही है, देखो यार, आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जब आपकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, ये ह्यूमन नेचर है बाय द वे, हर किसी को लगेगा कि जब आप के पास पैसा है, सब कुछ है, तो आपको लगेगा अब मेरे को ना अकेलापन लग रहा है। अगर आपके हम्म। पास पैसा नहीं है तो आपको अकेलापन कभी नहीं लगेगा। आपको, आपके पास कोई एक बुनियादी जरूरत नहीं है ना, पूरी नहीं हुई ना, आपके पास घर नहीं है ना, तो आपको अकेलापन कभी नहीं लगेगा। आपको लगेगा घर नहीं है यार, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है यार। जैसे आपकी घर, गाड़ी, बंगला, सबकी जरूरत पूरी हो गई, आपको लगेगा अकेलापन है। तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को लगती है कि वहां पर अकेलापन है। जो शोर शपाटे की आदत हमें है इंडिया में, वो हाँ वो वही। वहां पे नहीं है। वहां पे बहुत क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा पूरा 24 घंटे। लगे यार मेरे कान खराब हो गए हैं क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी शोर। तो आपको लगेगा मुझे शोर चाहिए। और फैमिली फैमिली का चक्कर पड़ता है कि फैमिली वहां पर नहीं है। या तो हम्म। आप स्मार्ट बनो और पूरी फैमिली को वहीं बुला लो। तो दो दो चीजें हैं बेसिकली। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई और प्रॉब्लम है। शांति तो यार किसी मतलब को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट अरे यहाँ होती लोगों है को लोगों याद को। आद लोगों को आदत है ना, वो पड़ोसी झांक रहा है अपने घर में, वो चाहिए लोगों को। चाहिए। प्राइवेसी नाम का ना कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अपने देश में। ना तो आप कहीं कोई पब्लिक प्लेस होती है ना, कोई रेस्टोरेंट जाओ, कहीं मेट्रो में ट्रैवल करो, वहां लोग लाउड बात करेंगे, आप वो उनको फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कुछ बॉदर भी हो रहा है तो। जो लाउड स्पीकर्स पे हम चलाते हैं, शादियां हो गई अपनी, मतलब रात को लेट नाइट भी, लाइक 10 बजे ऐसा कोई फंक्शन हो रहा था किसी के घर पे, मेरे घर के पास में, इतना ज्यादा शोर आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा हायर अथॉरिटी वाला बंदा भी था, तो मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था। और ये चीज से मैं तो बॉदर हो रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं वो नहीं होते कभी कभी। उनको लगता है यही तो रौनक है अपने इंडिया की, सही बात। कि यही तो है कि हमें यहाँ लोनलीनेस फील नहीं होता है। तो ये अपने कल्चर में ना ऐसी ऐसी चीजें एम्बेड हो रखी हैं कि हम पर दूसरों की इसमें प्राइवेसी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसमें लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, इंस्टेड ऑफ कि कौन बजा रहा है। कौन बजा रहा है लेट्स वो भी इम्पोर्टेंट है, बट क्या बज रहा है? क्या बज लेट्स से रहा है? कुछ जगराता तो हो रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया, ठीक है, रात के 10 बजे बाद नियम है कि बजना नहीं चाहिए कायदे से, बट पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ जी, क्या हुआ? मैंने कहा यार, घर के बगल में ना वो बजा रहे हैं कुछ, सर पे भजन-वजन बजा रहे हैं, वो भी बहुत खराब हुँ, आवाज़ में बजा रहे हैं, मतलब कोई सुरीली आवाज़ हो तो सुन भी लूँ मैं। कब तक सुनूँ? तो कहता है कि क्या बजा रहे हैं? कहता है कि भजन हो रहा है जी, पता नहीं किसी का। तो मैंने वो कहता है कि इस भजन ही तो हो रहा है ना, हम कुछ कर नहीं सकते, भजन सुन लो आप, अच्छी बात होती है भजन हुँ, सुनना तो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो सुन लेता हूँ, पर करवा देना बंद आप, 11 बजे तो करवा देना बंद। तो नहीं मेन होता बंद क्या वो। बज रहा है वो इम्पोर्टेंट है। यही तो वृंदावन में भी हो रहा है ना अभी, जो वहाँ पे अपने गुरुजी हैं। लाइक काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी कि जब इनकी यात्रा होती है तो शोर वगैरह होता है। तो उस पे शायद बागेश्वर धाम का आया था ओपिनियन ना कि अगर आपको दिक्कत है ना इस म्यूज़िक से, तो आप वृंदावन छोड़ दो। यहाँ तो अपने तो कृष्ण की लीला चलेगी, ऐसा कुछ था ना? उसमें क्या हुआ था पता है आपको? उसमें जो जो एक कॉलोनी वाले कर रहे थे ना, हुँ, हुँ, तो हुँ, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार रहते हैं वृंदावन में, मुझे पता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो कॉलोनी वाले कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में पूरा मोर्चा खुल गया और उनको लोगों ने सामान-वामान देना बंद कर दिया। आई थिंक उसके बाद से महाराज ने वो करना भी बंद कर दिया, लेट नाइट वाला जो करते थे वो, 3 हुँ, हुँ, बजे हुँ, हुँ। स्टार्ट होती थी उनकी। तो आई थिंक वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, वापस चालू हो गया कि नहीं मुझे पता नहीं। बट वो आस-पास की जितनी भी कॉलोनीज़ थी ना, कॉलोनीज़ मतलब थी ना, उनको सामान-वामान देना बंद, उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया गया। और जो उस कॉलोनी का जो था ना डेवलपमेंट का आदमी जिसने बसाया था, वो महाराज के पास जाकर उसने क्षमा माँगी और सब कुछ किया, तब जाकर उनको सामान देना शुरू हुआ। तो इस सब में बहुत सारी चीज़ें हुई थी बीच-बीच में। तो होता है ऐसा, पर इसमें आप क्या करोगे? बेसिकली आप रहे ही उस जगह पे रहे हो कि यहाँ पर ऐसा होगा, तो इट्स नहीं काइंड ऑफ अ लेकिन अगर गिवन, मुझे कोई ऐसा लगता है। जो प्रेमानंद जी हैं, उनको ना इस बारे में कुछ करना चाहिए। मतलब जैसा मैंने उनको देखा है, उनका नेचर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बाकी बाबाओं से थोड़ा-से मुझे को ठीक लगते हैं वो, अलग है। थोड़े-से लिबरल इंटेंट हैं। हाँ, एटलीस्ट यस। इंटेंशन उनकी सही लगती है, चाहे वो हुँ। अगर इतनी वेल इक्विप्ड ना हो विद नॉलेज बट हाँ, इंटेंट इज़ राइट। अगर वो इस चीज़ पर आगे बढ़कर कहते कि नहीं ठीक है, अगर इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मूव होता उनकी तरफ से। मतलब लोगों हाँ, के पर उन्होंने नज़रों में उनका कद उन्होंने और यही बढ़ किया जाता। था। उन्होंने यही किया था कि अब हम नहीं करेंगे। एक्चुअली इट हैपेंड लाइक दैट, बट उनके जो आस-पास के लोग हैं ना, उनके आस-पास के बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे आर नॉट लाइक हिम। तो उन्होंने फिर बॉयकॉट शुरू किया। आई आई डोंट थिंक प्रेमानंद जी ने स्पेसिफिकली बोला होगा कि बॉयकॉट करो या मैं नहीं करूँगा बंद। उन्होंने बंद करवा दिया था। बट बाद में शुरू हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं है। बट इट वाज़ लाइक वो अ लोगों बिग की डिमांड आ थिंग। गई होगी पता है। हाँ, हाँ। लोगों ने बोला होगा कि नहीं हमें तो चाहिए, चाहे वो लोग परेशान यस। हो। मैं तभी कह रहा था पता है मेन इश्यू ना अपने लोगों में है इंडिया में। अगर उन्होंने एक क्रिटिकल थिंकिंग, कॉमन सेंस और ये क्रिटिक कल्चर है ये आ जाए ना अगर हमारे लोगों में, हम बहुत चीज़ें फिक्स कर पाएँगे अपने देश में। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो वही करती है ना जो लोगों को चाहिए। तो तभी हम ये पॉडकास्ट पे ना इश्यूज़ की बात भी करते हैं कि आप बस क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करो यार। जहाँ आपको इश्यू दिखता है अपनी वॉइस को रेज़ करो। और जैसे अब जितने भी कैंडल लाइट मार्चेज़ निकलते हैं ना, लाइक काफ़ी वैलिड इश्यूज़ पे निकलते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कोई एयर पॉल्यूशन पे निकाल रहा है, कोई पॉट होल्स पे जो जान जा रही है उनके लिए निकाल रहा है। क्योंकि ये हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं ही नहीं। राम मंदिर पे मैंने जितना ज़्यादा आउटरीच देखा ना, लाइक उससे बहुत फार बड़ी प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं अपने देश में जिस पे कोई बात करना ही नहीं चाहता। तो हमें वॉइस रेज़ करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन फिर वॉइस को दबा भी दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और वही जो अर्पित कह रहे थे कि यहाँ पे अगर वो आ गया यूट्यूब पे भी अगर कुछ रेगुलेशंस आ गई तो फिर तो कोई प्लेटफ़ॉर्म बचेगा ही नहीं हमारे पास। मेन स्ट्रीम तो पूरा बिका हुआ है। तो फिर यही हमें देखना देखेंगे क्या पड़ेगा। करना है। फिर मूवी मूवी रिव्यूज़ करेंगे कुछ। कुछ तो करेंगे। शायद ज़्यादा व्यूज़ और स्पॉन्सर आएँगे। हाँ, ऑफ कोर्स आएँगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यार इतना कठिन रहा है ना, कब तक मतलब हम कर रहे हैं, पर इसमें ना ये जो जितने भी रैशनल कंटेंट बना रहे हैं ना, उनकी राह बहुत मुश्किल है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बाकी जो जॉनर है ना, कि मूवी रिव्यूज़ हो गए या करंट अफेयर्स की बात करने वाले हो गए, और आप ग्रोथ पैटर्न भी देख लो उसमें, ग्रोथ पैटर्न में बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा।
कि मतलब ध्रुव राठी हम्म पहले बीजेपी की बात करते करते अब उसको फिर सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर वीडियो बनाना पड़ा, तब जाकर उसकी रीच आई। मोहक मंगल ने भी ऐसे ही किया, दूसरे लोगों ने भी हम्म ऐसे ही किया कि सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर जो सेफ काइंड ऑफ चीजें होती है ना, उस पर आपको बात करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। तो मैं बेसिकली जो बनाना चाह रहे हैं ना, कि देखकर कि अर्पित जी बना रहे हैं या रवि जी बना रहे हैं या सागर जी बना रहे हैं, उसको देखकर अगर कोई बोले कि मैं भी बनाऊंगा, तो देख लेना भाई लोग कि थोड़ा मुश्किल है रहा इसमें, बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है। मतलब मूवी वही रिव्यूज करो। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यहाँ पे। हमने जो आचार्य प्रशांत पे वीडियो बनाया था ना, उस पे अभी 4,500 कुछ कमेंट्स हैं, और उस वीडियो से हमें जो सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं सिर्फ 400। 400 मतलब हो गए, बहुत इमेजिन। बड़ी बात समझो। इट्स अ विन फॉर यू। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर हमने वो वीडियो बनाया होता आचार्य प्रशांत की तारीफ में, जहां हम प्रेज कर रहे होते, हमें कितने सब्सक्राइबर गेन होते। सेम हाँ प्रेमानंद के साथ हमने उनको हाँ, क्रिटिसाइज किया ना, तारीफ करते तो कितने गेन होते। हम कितने स्टिल तब। क्रिएटर्स के कितने क्रिएटर्स के करियर बन गए प्रेमानंद जी की बातों को जस्ट एज इट इज बिल्कुल। रील चलाकर, हाँ सिर्फ रील चलाकर कितने लोगों के मिलियंस में व्यू बन गए। ये नितेश सोनी से लेकर, जो मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना से हाँ। लेकर, दूसरा इंसान, या वो एक जो नहीं है, वो मोटा सा इंसान जो बोलता है कि वो मैं नाम भी नहीं पता मुझे उसका, वो जो बार बार नहीं बोलता कि वो मत करो, हस्त मैथुन मत करो, दिस एंड दैट, उस तरह के लोग हैं। तो वो उन सबके करियर बन गए, मिलियंस में चलेगा उनके, मिलियंस में, माइंड यू। बिल्कुल। सिर्फ इस बात को रीट्रेट करके कि प्रेमानंद जी को फॉलो करो, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिम। तो और अनिरुद्धाचार्य लेकिन के चक्कर में मुझे लगता है कितनों के घर चल रहे होंगे मीम बना बनाकर उनके। बढ़िया। वो कितना एक मीम मटेरियल ट्रोलिंग मिल रहा है फेस उनको। है, पता है। अनिरुद्ध आचार्य इज अ ट्रोलिंग फेस ऑफ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। उनके तो एंड ही ट्रोल ही होते वांट्स हो। इट, उनको एंड ही उनको वांट्स खुद इट। भी अब पता है। हाँ। अगर अगर आप बोलो ना, आप आज आज आपके नाम पर दो चार ऐसे ट्रोलिंग वीडियो बनना, आपको शर्म आ जाएगी कि यार ये क्यों बना रहे मेरे नाम पे लोग। उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एनकरेज करता है कि मेरे नाम पे बनाओ जितने बनाओ। बनाने हैं, क्योंकि उससे उसको ही हाँ। फायदा हो रहा है। मुझे अरे लगता ये है वो तो फिर। जानबूझकर ऐसे रिप्लाईज भी जानबूझकर देता है वो, हाँ उसको हाँ यस, पता हाँ है हाँ इसके हाँ। इसका मीम बनेगा। इसका मीम बनेगा। वो चलता और फिरता आजकल मीम तो है। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें भी करने लग गया ना, कि ताकि रेलेवेंस बनती रहे। और बहुत यंग यंग आदमी है, मतलब अब मैं क्या बोलूं, मतलब बाबा जी तो क्या ही है, बहुत ही यंग, मतलब ही इज नॉट हम्म। वेरी ओल्ड एज। बागेश्वर इज ऑल्सो यंग, शायद 30-31 बागेश्वरी साल का ही है वो भी। 25-26 साल के, 27 साल के हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं है ज्यादा। अरे इनको तो फिर भी ठीक है। ये जो वो बच्चा नहीं है, क्या नाम है उसका, अभिनव करके कोई है, मुझे अभिनव फर्क लोग नहीं अरोड़ा। उसको पड़ता। बाबा बना रहे हैं, 10-12 साल का है जो। अरे उसने खरीद ली गाड़ी एक, पोर्शा खरीद हाँ, ली। मैं कल इसकी एक न्यूज देख रहा था। तो बाबा बनो, मतलब ये, बाबा बनो लोगो, ये सब इस चक्कर में मत पड़ो, बाबा बनो, सबसे बेस्ट मतलब बिजनेस है। सीरियसली ये स्टेट है इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग का। अब बच्चों को बना रहे हो बाबा, और लोग ड्यूटी लाइक के रह रहे लिटरली हैं। पूछने लगे हैं उसको कि हाँ, इसके अंदर कुछ है देवी शक्ति। तो ये कैसे हो सकता है यार? मैं किसी कंट्री में इमेजिन नहीं कर सकता कि 10 साल के बच्चे को कोई गुरु बना दे अपना। भाई उसको स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं तो जबरदस्त वाले। मिलेंगे, उसको जरूर सबको पता है मिलेंगे। कि वो फेक है, पर उसको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है क्योंकि इसकी रीच बन रही है। तो एक रील देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पर, और आई कुडंट अग्री मोर विद दैट रील, कि अगर आपको सोशल मीडिया पर सक्सेस लेनी है, तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, वो है शर्म। अगर आप शर्म छोड़ सकते हो, तो पिछले पिछले मैंने कुछ टिप्स दिए थे, तो यहाँ पर मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कैसे अपना करियर जंप स्टार्ट करना है। मैं तो नहीं कर पाया पर आपको बता सकता हूँ कि अपनी शर्म छोड़नी पड़ेगी, मतलब कि शर्म का एक एक कतरा आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। तो आप बहुत बड़े बन सकते हो इंस्टाग्राम पर। मतलब आप गोबर भी खा खा लो, आप कीचड़ में लोट हम्म। लो, बिना शर्म के कौन करेगा? मतलब जिस इंसान में थोड़ी सी भी शर्म होगी, वो कर ही नहीं सकता ऐसा काम कि वो नाच रहा है, कूद रहा है। मैं तो नहीं कर सकता भाई। एक तो यूट्यूबर है पारस करके, जो बिग बॉस में भी आया था, स्पिट्सविला का विनर था। मतलब उसने पूरा अपना कंटेंट शिफ्ट कर दिया है इसके अंदर। वो गुरुओं की तारीफ करेगा, प्रेमानंद को बोलता है कि मेरे सपने में आते हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। सेफ है ना, तो सेफ जोन है ये। फ्री पास है इसमें, फ्री पास। इसमें जो करेगा वो उसको मिलियंस में चला जाएगा, वो 1 साल के अंदर अंदर में। तो हम क्यों नहीं वरना कर आपके रहे हैं रवि भाई? नहीं कर रहे हैं भाई, शर्म है थोड़ी, अ, वो है कि भाई नहीं करना है। ना कर डिग्निटी रहे है। होते तो पहली डिग्निटी है। पहले नहीं, ही उससे कर रहे होते ना। नहीं ये कर सकते जमीर नहीं, मन ही नहीं वो। करता, ये पता है। मैं जमीर नहीं अंदर से मानता।
मैं बोल ही नहीं पाऊंगा प्रेमानंद के जी के सपोर्ट में या अनिरुद्ध आचार्य जी के सपोर्ट में। मतलब मेरे दिल से नहीं निकलेगा, पता है, इससे बढ़िया क्योंकि कुछ और मुझे कर लेंगे ना यार, ये सब हाँ करने कुछ से और कर मतलब लेंगे, नहीं। ऐसा नहीं। वो कंटेंट बनाना ही बंद कर देंगे, यही ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं। लेकिन कहो कि जो चीज अंदर से नहीं आ रही वो चीज बोलने लगे, भाई नहीं है पॉसिबल, मेरे लिए तो बिल्कुल फेक नहीं है। लगेगा, बहुत बहुत फेक। अगर मैं या ऐसी बात करूंगा या आप लोग भी ऐसी बात करोगे, बहुत फेक लगेगा। मतलब इंसान पहचान लेगा कि यार अब तो तू बेवकूफ बना रहा है साले, पहले जो कर रहा था वो ठीक ठाक कर रहा था, अब तू बेवकूफ बना रहा है व्यूज के मैंने लिए। तभी वो मैंने तभी वो पारस का एग्जांपल देखा, जो पर्सनैलिटी मैंने उसकी देखी थी ना स्पिट्सविला में। मतलब ही इज कम्प्लीटली चेंज हिज पर्सनैलिटी नाउ। साफ साफ पता लग रहा है कि क्या फेक चीज बेच रहा है भाई तू, जस्ट फॉर व्यूज। चमत्कार होते हैं, मुझे इनमें देवता दिखते हैं, ये सब। यार वो नहीं अच्छा सूट अच्छा, करती मैं तेरे पे समझ गया बातें। आप किसकी बात कर रहे हो। यस यस यस, आई नो। उसने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, राइट? हाँ, पॉडकास्ट स्टार्ट पॉडकास्ट स्टार्ट किया, किया है। हाँ यस यस यस, आई नो। और वो एल्विश और लाइक यादव भी तो ऐसा ही है, पीछे जय श्री राम लिखकर आप क्या बोल रहे हो, लड़कियों को ऐसी भद्दी बातें बोल रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, और पीछे जय श्री राम आपने लिखा हुआ है। तो आप ये इसी वेव पर, ये वेव है, इस वेव पर आप हम्म सवार होकर ना बहुत दूर तक जा सकते हो। फिर आप बोलो कि ये सब तो ना करना ही होता है। तो जो इस वेव पर चढ़ेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। और बेसिकली ना इन पॉडकास्ट का, इन वीडियोस का पर्पस यही रहता है कि चाहे हम 5 लोगों का भी ओपिनियन चेंज कर पाए, उनको एक क्रिटिकल थिंकर बना पाए, लाइक दैट्स आवर जॉब वेल डन। मतलब हमें बस ऐसे क्रिएटर्स चाहिए, जैसे आप हो गए, अर्पित जी हो गए, रैशनल मिश्रा हो गया, जो लोगों को बस ये सिखाएं कि सोचना कैसे है। और ये ग्रेव क्राइसिस है अभी अपनी कंट्री में। जो लोग कहते हैं ना कि इनका फायदा क्या है, तुम कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हो, इनसे होता क्या है। ये होता है, कुछ तो चेंज आता है। मैं ध्रुव राठी को इसलिए बोल रहा हूँ, काफी लोगों को उसने चेंज किया होगा यार। मेरे को खुद भी इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखता है कि मुझे कैसे क्रिटिसाइज करना है अपनी करंट गवर्नमेंट को, एक्नॉलेज हाँ कैसे हंड्रेड करना है परसेंट इश्यूज को। 100%। अब देखो ना, मैं खुद अपने कमेंट्स देखता हूँ, मुझे इतने सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। वो वीडियोस को स्कूल में चला रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। तो जब भी इस तरह के कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, वो जो कि काफी हैं, कि जब वो अपने बच्चों को हम्म दिखा रहे हैं ना और वो स्कूल्स में चला रहे हैं ना इस तरह के वीडियोस, इसका मतलब कि कुछ तो सही हो रहा है। कुछ एक बहुत स्लो चेंज है, पर वो स्लो चेंज सही डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई थिंक उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि मान लो आज से 10 साल बाद भी काफी चेंज हो जाएगा, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ना। मतलब आप एक देखो कि आप पेड़ लगा रहे हो या आप रोड बना रहे हो ना, उस रोड पर कोई और चलेगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन है कंटेंट क्रिएटर्स की। फिर और लोग, मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस तरह के कंटेंट बनाने लग गए हैं। मेरी फीड में भी आते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस देखता रहता हूँ, तो सिमिलर तरह के वीडियोस आते हैं। तो जो आजकल इस तरह के कंटेंट बहुत लोग बना रहे हैं, मतलब शुरुआत हो रही है। नहीं कर रहे हैं लोग। लाइक अर्पित जी का कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगता है इस डोमेन में। वो मैंने देखा था ना, इंडिया पे आपका एक वीडियो था, वाई आर पीपल लिविंग इंडिया। उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये सब डिस्कस करना बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को समझ आए चीजें। तो अर्पित, मेरा आपसे एक बस लास्ट क्वेश्चन है ये कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं और जो हम चेंज लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, कॉमन सेंस को इम्प्रूव करना, इसका आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में लाइक कैसे हम इसको स्पीड ट्रैक भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि अब मुझे ना अब पर्सनली लगता है कि मेरे लाइफ टाइम में तो इंडिया की हालत नहीं सुधरने वाली, जो मैं होप करता हूँ। तो कैसे इसको, लाइक सॉल्यूशन कुछ इसका है नियर टाइम में या नहीं है? सॉल्यूशन तो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, अभी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नो डाउट। हम एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी भी पड़ रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझे भी आकर बताते हैं, रवि भाई भी अभी जैसे बता रहे थे, तो आके बताते हैं कि भाई हमने आपको सुनना शुरू किया, शुरू में मैं आपसे नफ़रत करता था, मैं आपको ऐसे कमेंट करता था। हाँ, ऐसे मेरे एंड को देन भी आया धीरे-धीरे काफी। करते-करते मैं बदल गया। मैं अब बेटर वे में सोच पाता हूँ और चीज़ों को अच्छे से देख पाता हूँ। तो ये बदलाव हो रहा है। अभी ये एकदम शुरुआती स्तर पे है। अभी ये समझो कि ये जो बातें हो रही हैं ना, ये एक सेफ स्पेस के अंदर हो रही हैं। हम जैसे जहाँ बैठे हुए हैं ना, हम इंटरनेट पे जो बात कर रहे हैं, वो एक सेफ स्पेस है कि कोई आकर हमें कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन धीरे-धीरे अब ये यहाँ से सेफ स्पेस से निकलेंगी ये बातें। ये बातें जैसे कि एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है ना, जब हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं, किसी पार्क में बैठ के कर रहे हैं, किसी पब में बैठ के कर रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ तक जाएँगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये वहाँ तक जाएँगी और जब वहाँ जाएँगी ना,
तब ये बदलाव बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि लोग कुछ अगर मान लो कि जैसे कोई मैं ही हूँ, लेकिन मैं गया बाहर दोस्तों के साथ और सारे जो मेरे दोस्त हैं वो उनका एक अलग ही तरह का माइंडसेट है। तो मैं वहाँ पर एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार करूँगा तो यार इनको वो बातें समझ में नहीं आएँगी या ये मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे, तो मैं इस वज़ह से चुप रहना पसंद करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं। मुझे आके बताते हैं कि भई हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी वो बात कर नहीं पा रहे हैं। तो वो माहौल धीरे-धीरे बनेगा। वो जैसे-जैसे इन चीज़ों पर डिस्कशन होगा, ये चीज़ें थोड़ी-सी मेनस्ट्रीम होंगी, लोगों को लगेगा कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। अभी तो लोगों के लिए सवाल यही है कि यार आप रिलिजन पर सवाल कैसे उठा दे रहे हो, आप गॉड पर सवाल कैसे उठा दे रहे हो, आप फलाँ नेता पर सवाल कैसे उठा दे रहे हो। अभी तो लोगों के लिए यही हैरानी की बात है, यार ऐसा कर कैसे रहे हो तुम? लेकिन धीरे-धीरे लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ऐसा करा जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे आस-पास जो कि ऐसा करते हैं। तो वो जब चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाएगी ना, तब हम इस बारे में एक सेफ स्पेस से निकलकर एक पब्लिक स्पेस में जाकर उन चीज़ों को बात करने लगेंगे। जब वो बातें होने लगेंगी ना, वो बातें फिर समझो कि धीरे-धीरे एक माइंडसेट को पूरी सोसाइटी को चेंज करने का काम करेंगी। वो होगा और हो सकता है कि हम अपने लाइफ टाइम में इस चेंज को देख पाएँ। बशर्ते कि ये जो कुछ हो रहा है, इसको कोई रोक ना दे। अगर ये चीज़ चल रही है, ऐसे ही चलती रही ना, तो मुझे लगता है कि हम अपने लाइफ टाइम में उस चेंज को देख पाएँगे और चीज़ें ऐसे ही बदलती हैं। कोई भी चीज़ को अगर आपको बदलना है तो उसके बारे में बात करनी पड़ती है। सोसाइटी में जो जो भी बदलाव आए हैं, आज हम देखते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो हमने खत्म कर दी, हमने लेबर लॉज़ इम्प्रूव कर दिए, हमने क्या कहते हैं गुलामी वगैरह जैसी ये चीज़ें, इवन लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि भई जो एनिमल क्रुएल्टी है उसको कैसे कम करा जाए। तो ये बातें हो रही हैं ना, तब ये चेंज हो रहे हैं। तो ये जो बातें हम जो आज कर रहे हैं यहाँ पर, भले ही एक छोटा स्पेस के अंदर कर रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं सुनने वाले, लेकिन जब ये धीरे-धीरे दायरा बढ़ेगा ना, तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगा। लोग इन बारे में जब खुलकर बात करने लगेंगे, ये चीज़ें टीवी डिबेट्स में आने लगेंगी, जो कि आज यहाँ पर इस स्पेस में है। तब आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा जो तबका है ना, वो एक बदलाव के लिए राज़ी राज़ी हो जाएगा। और एक चीज़ और भी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी में होते हैं कि जो कि अपनी खुद से सोच पाते हैं किसी विषय के बारे में और क्रिटिकली एनालाइज़ कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि आप थोड़ा-सा आप उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताओ, तो वो धीरे-धीरे उस ट्रैक पर आ जाते हैं। कुछ ऐसे हमेशा रहेंगे जो कि उनका दिमाग इतना कैपेबल नहीं होता, वो जस्ट फ़ॉलो ही कर सकते हैं चीज़ों को। और वो हर सोसाइटी में होते हैं, ऐसा नहीं कि वो भारत में ही है, वो सभी जगह होते हैं। लेकिन उनमें भी क्या होता है कि वो एक ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हुँ, धीरे-धीरे क्या होगा कि इस तरह की जो सोच है, वो भी एक ट्रेंड बन जाएगी। अच्छा यार, ऐसे भी सोचते हैं, ऐसा अच्छा ऐसा सोचना तो यार बिल्कुल। अच्छा है, तो ऐसा मैं सोचूँगा तो अच्छा लगेगा। वो हो सकता है उस सोच में आकर उस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। वही देखें कि भई यार जो मेरे और दोस्त हैं यार, ये तो यार ये मंदिर पूजा-पाठ और ये नमाज़ वगैरह इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और इनकी तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ठीक है यार, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। भले उसने सोचा नहीं है, ये चीज़ उसके अंदर से विचार करके नहीं आई है, बट वो जस्ट सोसाइटी में जो चल रहा है उसको कॉपी कर रहा है। तो समाज धीरे-धीरे हुँ, ना उस ट्रैक पर जाने लगता है। कुछ लोग समझ कर जाएँगे, कुछ लोग बस ऐसे ही फ़ॉलो करेंगे, जाएँगे, लेकिन जाने लगेंगे। बस बात नहीं रुकनी चाहिए। बात जो है वो हमें करते रहनी है लगातार और इम्पैक्ट दिखेगा। और इस रवि चेंज आपका का कुछ ओपिनियन इस पे? छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो एक तरह से जो एवोल्यूशन होता है ना, जो ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ ऑनगोइंग, राइट? तो एवोल्यूशन जब होता है तो दिखता नहीं आँखों से, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स में देखते हो ना, तो इस चीज़ में अब रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत एक्सेलरेट हो गई है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंज था, जो पहले हज़ारों सालों में होता था, अब वो कुछ सालों में हो गया। पहले मतलब धीरे-धीरे 100 साल में हुआ, फिर 10 साल में हुआ, अब वो कुछ सालों में टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। जो मूर्स लॉ के हिसाब से देखें ना अगर हुँ, उसको, हुँ, तो हुँ। टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। तो इसी तरीके से जो लोगों का माइंडसेट भी टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है। इसका एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे जितने भी बाबा लोग थे आज से 15 साल पहले टीवी पे जो करते थे प्रवचन अपने, वो साइंस का नाम नहीं लेते थे। वो साइंस का मतलब स भी नहीं बोलते थे। अब जितने भी बाबा लोग हैं, जितने भी प्रवचन देते हैं हर धर्म में, मौलवी, पीर, फ़कीर जितने भी लोग हैं, मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, हर कोई साइंस का नाम लेता है। क्यों लेता है साइंस का नाम? क्योंकि लोगों को पता है कि साइंस इज़ द एपिटोम ऑफ लाइक एडवांसमेंट, कि साइंस का नाम लेंगे तो एडवांसमेंट दिखेगा लोगों को। तो वो इसलिए अपनी सारी चीज़ों को साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसी के थ्रू जा रही है सब कुछ, कि हम भी हुँ, एडवांस्ड हैं। तो उस हिसाब से वो उसको भी साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये जो चेंज आया ना, ये बहुत मेजर चेंज है, कि भले ही वो गलत तरीके से साइंस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट करने की शुरुआत तो हुई, जो पहले साइंस का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो अब ये चेंज धीरे-धीरे आएगा और लोग, और ये जो चीज़ है ना, ये मेनस्ट्रीम होगी। जैसे
अर्पित भाई भी बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम होगी, कूल होगी, कि यार मैं इस बारे में बात करूंगा तो कूल है, भले ही तू कूल लगने के लिए कर ले, पर कर ले। तो ये है हम्म बॉटम लाइन।